तो सारे देश भर में पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से जीएसटी के जो रिफॉर्म्स हुए हैं और जीएसटी का जो नया बदलाव करके व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उस संबंध में आपसे बातचीत करूँगा। मेरी भी कोशिश और आपकी भी कोशिश रहनी चाहिए कि इसी विषय पर चर्चा करें कि विषय बड़ा है और विषय के इतने पहलू हैं कि मैं इस पर से लगातार देख रहा था तो इतने इसके आयाम हैं, इतिहास इसका, यानी कब से टैक्सेशन का शुरू होता है और कब ये वैट आया, सेल टैक्स आया, सीजीएसटी आया, जीएसटी आया और इनपुट टैक्स की बातें हैं, पहले सेल टैक्स भी था। तो ऐसे सारे विषयों को लेकर के बड़ा एक अच्छा विषय था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने भी और पार्टी ने सबने विचार किया कि हमको टैक्सेशन का जो व्यवस्था है उसको सरल करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति टैक्स भरने से, टैक्स देने से इतना नहीं कतराता जितनी उनकी जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं उससे कतराता है। और उसमें भी एक स्वभाव कुछ लोगों का ऐसा भी रहा है कि बिना टैक्स दिए काम चल जाए, तो उसमें जो टैक्स देने वाला है उसके लिए भी समस्या हो जाती है कि एक पड़ोस का दुकानदार टैक्स देना चाहता, दूसरा नहीं देना चाहता, तो टैक्स देने वाले को भी कठिनाइयाँ बहुत आती हैं। ऐसा कोई एक सिस्टम खड़ा किया जाए जिससे सारे देश में एक देश एक टैक्स, इसको लेकर के और ये शुरुआत हुई, और जिसमें जीएसटी का अनुभव केवल अपने देश का नहीं बाकी दुनिया के भी देशों का ये है कि सेल टैक्स और वैट की बजाय जीएसटी पर आते हैं, तो उसमें सभी गुड्स पर भी, सर्विसेज पर भी सारे देश में एक जैसा टैक्स हो। और उस टैक्स को तय करने के लिए कोई सरकार एक तय न करे, बल्कि एक लोकतांत्रिक तरीके से ऐसी जीएसटी काउंसिल जो सभी प्रदेशों के प्रतिनिधियों को मिला करके बनाई गई, उनके द्वारा निर्णय ली जाए जो तय करें, ताकि एक बार तय होने के बाद उस सर्वसम्मत फैसला माना जाए, फिर उस पर किसी प्रकार का विवाद न हो। अपेक्षा तो यही होती है कि सर्वसम्मति से जो फैसले होते हैं उस पर किसी को आलोचना करने का अधिकार नहीं होता। फिर भी आपको पता है कि हमारे देश में राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है, रग रग में एक दूसरे के खिलाफ करने का एक जो स्वभाव बना हुआ है, उसमें से इतने अच्छे फैसले होने के बाद भी विपक्ष के लोग और राजनीतिक तौर पर कहना चाहिए आलोचना कुछ करते हैं, जबकि उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। और जब वो आलोचना करते हैं तो फिर हमको भी लगता है कि हमको भी आप लोगों के माध्यम से और जनता को सारी बातें बताई जाए, अन्यथा अगर एक तरफा गाड़ी चलती रहती है तो उसका राजनीतिक नुकसान होने की भी संभावना बनती है। तो आज विषय सरकारी है, टैक्स का है, जनता से जुड़ा है, पॉलिटिकल भी है, सोशल भी है, हर प्रकार के हिसाब से इस विषय को सुधारे में रखने की कोशिश करूँगा। उसमें सबसे पहला तो यह है कि बहुत से जो सुधार किए गए हैं और उसमें एक जो नया युग आया है नेक्स्ट जेन जीएसटी एक रिफॉर्म इसको हम कह सकते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा चीज़ें उसके स्लैब छोटे टैक्स के हों या जीरो टैक्स के हों, और कम चीज़ें ऐसी हैं जो हायर टैक्स के रेट में जाए, ताकि आम आदमी जो ज़्यादा टैक्स देता है उसको उसकी कठिनाई ना हो। टैक्सेशन में उसका जो क्वांटम है उसको इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि आखिर इसी टैक्स से और जनता के लिए काम किए जाते हैं, विकास के काम किए जाते हैं। अभी पिछले साल कुछ महीने ऐसे भी आए जिसके अंदर 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर भी टैक्स की कलेक्शन हुई। हाईएस्ट तो एक महीना ऐसा था जिसमें 2,40,000 करोड़ भी हुई। और एक समय ऐसा था जब 2017 के अंदर जीएसटी शुरू हुआ तो उसमें पहले महीने का जो जीएसटी कलेक्शन था वो 80,000 करोड़ रुपया था, अर्थात 17 से 25 टैक्स की कलेक्शन 3 गुना बढ़ी। तो बढ़ी इसलिए कि उसमें समय समय रिकॉर्ड भी किए जाने लगे और उसमें लोगों का रजिस्ट्रेशन ये भी बढ़ाया जाने लगा। तो इस प्रकार से ये जो टैक्स का दायरा जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना हमारे पास उसका लाभ मिलता है। जीएसटी की दरों में कटौती होने से जो 12% का जो ब्रैकेट है वो 99% सामानों पर ये तय किया गया और 28% ब्रैकेट के 90% सामानों पर जीएसटी की कटौती की गई। यानी जो 28% के जितने भी दर थे उनको कटौती करके 18% पर ले आए, 12% के जितने थे वो सब 5% पर ले आए, 99%। 1% ऐसा है जो या तो 18 पर गया है या 18 पर ही गया होगा, 1% ऐसा जो 12 से 18 पर भी लग गया। और उसमें हेतु यही रहा कि जो हर भारतीय नागरिक
जो अपने जिसको सामान्य श्रेणी का कह सकते हैं उसके ऊपर टैक्स की कटौती की जाए, और जो अच्छा जिसको कहना चाहिए कि कुछ विलासिता की चीज़ें हैं, कुछ अमीर आदमियों को खरीदने की चीज़ें हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको अगर 12 से 18 भी ले जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। कुछ ऐसी जो जिसको कहना चाहिए कि विलासिता की चीज़ें, उनको 40% का भी एक पुराना ब्रैकेट चला आ रहा है, जैसे नशे की चीज़ें, तंबाकू है, ये पान मसाला है, कुछ शराब की भी ऐसी, शराब में तो फिर एक्साइज होता है, तो लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर उनकी हैवी जो रेट की जो गाड़ियाँ हैं उनको 28% लेकर के आए हैं, तो विलासिता की चीज़ें 40% पर भी गई है। इसलिए इस टैक्स ब्रैकेट को थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उस कम यानी लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 58,000 करोड़ रुपया साल का ये कम होगा, और वो 58,000 करोड़ की पूर्ति तो पूछते हैं कहाँ से होगी, तो वो पूर्ति होगी इसमें लोगों की जो खरीद की क्षमता बढ़ेगी, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, सामान सस्ता होगा, लोगों की आमदन बढ़ेगी, उसमें से व्यापार भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, तो उसमें से वो टैक्स की कलेक्शन रेट कम होने के बाद भी टैक्स की कलेक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो वो पूर्ति साल के अंत तक हो जाएगी, इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। वैसा मोटा मोटा विषय जो आपके सामने मुझे रखना था। इसमें टैक्स की कमी कारण से लोगों की जो टैक्स का बर्डन कम होगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, आम आदमी की जो आमदन है वो बढ़ेगी, किसान है, छोटा व्यवसायी है, कर्मचारी है, सबका खर्च करने की और बचत करने की जो खर्च करने की सीमा बढ़ यानी उनकी क्षमता बढ़ेगी, बचत करने का अवसर ज़्यादा होगा, निवेश करने का भी अवसर उनको मिलेगा, और 2 श्रेणी वाला कम और सिंप्लीफाइड टैक्स ये हर घर और व्यवसाय के लिए जीवन को आसान बनाएगा, ऐसा मोटे रूप से ये विषय आता है। कंजम्पशन बढ़ने से हमारे जो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे जो उद्योग हैं जो किन्हीं कारणों से कठिनाई में आ गए थे, अब वो अपनी प्रोडक्शन को और बढ़ा पाएंगे, ताकि जो संकटग्रस्त ऐसे उद्योग हैं जो एनपीए के करीब पहुंच चुके थे, जो इन्वेस्टमेंट के नाते से उनमें समस्या आ गई थी, तो जब अधिक मांग आएगी तो मांग अधिक बढ़ने के कारण से, कंजम्पशन अधिक होने के कारण से, वो जो एनपीए वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो दोबारा से उभर करके आ जाएंगे, लोगों का रोजगार जो है वो भी बचेगा, और हर व्यक्ति पर टैक्स बर्डन ही कम होगा। पिछले दिनों में जो लाल किला से घोषणा की थी प्रधानमंत्री जी ने, इनकम टैक्स के अंदर 12 लाख रुपए तक की छूट दी थी, और उस पर जो आयकर नहीं लगा था, तो इस प्रकार से लोगों का इनकम अधिक बचने से उससे भी लाभ होगा। कॉर्पोरेट टैक्स इसके भी 2019 में जो कट लगे थे, उस कटौती से भी कंपनियों को भी इसमें लाभ मिला है। लग्जरी और सिन गुड्स इस पर अधिक कर लगाया गया है। तो मोटा मोटा जो बातें मैंने बताई हैं वही दोबारा से, कि 2017 में जो करदाता थे उस समय 65 लाख थे, और अब बढ़कर के वो डबल से भी ज़्यादा 1,51,00,000 ये जो करदाता रजिस्टर्ड हो गए हैं। इसके कारण से हमारा टैक्स बेस और बढ़ा है। बुनियादी ढांचे पर कुल मिलाकर के बहुत लाभ हुआ है, खास करके हमारे जो 2 डिपार्टमेंट हैं जो मेरे पास हैं, अपना आवास क्षेत्र और पावर, इसके अंदर विशेष तौर पर जो कमी आई है, सीमेंट जो है 28% से 18% हो गया। जो जूट सीमेंट बॉन्डेड जितने भी बोर्ड बनते थे वो सब भी 12% से उनको 5% पर ले आए। मार्बल और ग्रेनाइट बॉक्स 12% से 5% पर आया। ईंट निर्माण की जो जॉब वर्क की सेवाएं हैं उसको भी 12% से 5% किया। सैंड लाइम ब्रिक्स 12% से 5% किया। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो इंडस्ट्री के नाते से जो भी इस प्रकार के एफ्लुएंट के ठीक करने के लिए प्रोसेस प्लांट थे उनको भी 12 से 5% किया है। तो ऐसा सभी उद्योग हो या आवास हो, इसके अंदर लागत जो है कम आएगी। सीमेंट जो है कुल मिलाकर के पूरे निर्माण का 11% हिस्सा सीमेंट का होता है।
तो 11% सीमेंट उसमें लगती है, तो उसका जो 10% टैक्स कम होगा तो कुल मिलाकर के पूरी जो कीमत है आवास की वो घटेगी। और इसी प्रकार से बाकी सब चीज़ों का भी अलग अलग शेयर उसमें होता है। एमएसएमई और रोजगार को बल इसलिए मिलेगा कि जो छोटी चीज़ें हैं ये सब एमएसएमई की भक्तियाँ बनाती हैं, इसलिए उनको भी इसमें लाभ मिलेगा। सरकारी योजनाएं हैं जैसे पीएमएवाई, तो पीएमएवाई शहरी हो या ग्रामीण हो, इसके अंदर भी 3 करोड़ मकान जो देने की बात हमने कही है, उसके अंदर सरकार तो उतना ही पैसा देगी, लेकिन जो लागत उनकी आने वाली थी जिसको कंज्यूमर ने खुद अपने जेब से भरना था, अब उनका रेट उसमें कम होगा और 20 से 25 हज़ार रुपये की बचत उनको होगी, ऐसा अनुमान है। ऑटोमोबाइल में जो 350 सीसी की जो मोटरसाइकिल थी वो पहले 28% टैक्स पर थी, अब वो 18% पर आ गई। ऐसे ही तिपहिया वाहन यानी 3 व्हीलर्स और जो कमर्शियल वाहन है वो भी 28 से 18 तक आ गए। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, एयर कंडीशनर, टेलीविजन जो 32 इंच से ऊपर और डिश वॉशर, ये सब 28 से 18% पर आ गई। एफएमसीजी जैसे हेयर ऑयल है, शैम्पू है, साबुन है, टूथपेस्ट है, शेविंग क्रीम है, ये सब 18 से 5% पर आ गए। ऐसे एफएमसीजी जो आइटम्स खाने पीने की चीज़ें हैं, बिस्कुट है, नमकीन है, पास्ता, सॉस, चॉकलेट, पैक्ड जो मटेरियल आदि, ये भी 12 या जो कुछ 12 थे कुछ 18 थे, वो सब 5 पर आ गए। खाने पीने की सामान्यतः चीज़ें सभी 5% पर आ गई है। ऐसा एक मोटा सा उसमें स्वास्थ्य सेवाएं जैसे डायग्नोस्टिक किट है, ग्लूकोमीटर है, थर्मामीटर है, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है, सभी गंभीर बीमारियों के लिए जीवन रक्षक दवाएं हैं, ये 12 या 18 से तो 5% पर आ गई हैं। और गंभीर बीमारी की जो लाइफ सेविंग मेडिसिन जितनी है वो 5 या 12% पर थी, उन पर 0% हो गया, उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा लाइफ सेविंग मेडिसिन जितनी भी। कृषि का भी इसी प्रकार से ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, कृषि उपकरण, ड्रिप सिंचाई, ये सब 12 या 18% थे, ये सब 5% पर आ गई। फिर वित्तीय सेवाएं यानी बीमा, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, पर्सनल बीमा, ये सब 18% थे, इसको समाप्त कर दिया गया, 0% पर आ गए। बीमा पर कोई अब जीएसटी नहीं लगेगा। फिर सैलून, नाई, जिम, योग केंद्र आदि जो 18% पर थे वो भी 5% किए गए। स्टेशनरी जैसे नोटबुक है, एक्सरसाइज बुक है, पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर, क्रेयॉन, ये 5 या 12% थे, ये 0% पर आ गए। तो कुल मिलाकर के ये मोटे मोटे जो सेक्टर उदाहरण के तौर पर दिए हैं आपको, और इसी में से हम अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर जो एक दिशा है इसकी लगाने की, कि आम आदमी की वस्तुएं खाने पीने की 5% और बहुत जैसे गरीब व्यक्तियों के उपयोग में है, बच्चों के उपयोग में, पढ़ाई के उपयोग में 0%, और जो सामान्य व्यक्ति ठीक से खरीद सकता है या जिसको मध्यम दर्जे से ऊपर का व्यक्ति है, उसमें पेइंग कैपेसिटी है, पे कर सकता है, उसको 18%, ये मोटा सा उसमें रखा गया है ताकि ये हम सरलीकरण करें। और इसमें बहुत विषय जो टैक्स पेयर थे उनकी जो कठिनाइयाँ, खास करके एक इनपुट टैक्स की समस्या आती थी। इनपुट टैक्स में कभी कभी वो टैक्स ज़्यादा भरते थे, इनपुट टैक्स की उनकी रकम कम होती थी, तो बाकी का वजन उनको पड़ता था, वो भी रिफंड जो है डिपार्टमेंट ने करना शुरू कर दिया है। और रिफंड में एडवांस में भी जो टैक्स भरते थे, इनपुट टैक्स तो उनका बाद में आएगा जब वो बेचेंगे, इस बीच में उनकी जो पूंजी है वो यानी ब्लॉक हो जाती थी। और 18% मानो कोई चीज़ खरीदे तो बहुत बड़ी पूंजी है, ब्लॉक होती है, उसका रिफंड जो 18% को मिलना बाद में जो बेचेंगे 75% एडवांस में रिफंड वापस ले सकते हैं। इस प्रकार की पूंजी भी ब्लॉक होने से बचेगी। दिवाली इस अवसर पर जैसा मोदी जी ने कहा कि गिफ्ट के रूप में ये काम किया गया है, और इसके जितने भी विषय हैं वो सब मैंने आपके सामने रखे हैं। अब मुझे लगता है कि टेक्निकल विषय है, आप लोग कुछ पूछेंगे, स्थानीय कोई बात होगी, खास करके टेक्सटाइल की, हमारे टेक्सटाइल में करने वाले या तो हमारी डॉक्टर रचना अभी इसमें टेक्सटाइल में सब जुड़े, तो कुछ विषय ऐसे आ सकते हैं जो आप उनको बता सकते हैं। मुख्य रूप से एक फोकस और रहा है कि भारत की जो बनी हुई चीज़ें हैं उनको प्रमोट ज़्यादा किया जाए,
रॉ मटेरियल के नाते या कंजप्शन के नाते मेक इन इंडिया चीज़ें जो है उनको सस्ता किया जाए, और जो चीज़ें यानी बाहर से खरीदने की जो इच्छा करते हैं लोग, उसका जो ड्यूटी है उसको बढ़ाया जाए, ताकि बाहर से विदेशी खरीद के बजाय स्वदेशी के ऊपर लोग आएँ। तो स्वदेशी का आज क्यों एक आह्वान किया गया, आपको सबको मालूम है कि दुनिया में होड़ चली है स्वदेशी की, सब जगह चली कि अपने देश को मजबूत करें बजाय कि हम दूसरे देशों पर निर्भर रहें। और इस होड़ के अंदर बड़े बड़े फैसले भी दुनिया के देश ले रहे हैं, उसमें हमें भी हिचक नहीं है। हमने खुले तौर पर कहा है कि मेक इन इंडिया ये हमारा गोल है, और मेक इन इंडिया में हम चीज़ों को बाहर दूसरे देशों को भेज सकें, इस प्रकार का भी प्रयत्न करेंगे। वो अपने आप बनाते हैं, ठीक है, नहीं तो हमारी चीज़ों की आवश्यकता, यहाँ सस्ता होगा तो स्वाभाविक है यहाँ से निर्यात भी बढ़ेगा, तो निर्यात बढ़ेगा तो हमारे जो निर्यातक एक्सपोर्टर उसका भी लाभ उनको होगा।